हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं लवली और मैं हूं आसिम। हम रिसेंटली इंडिया से जर्मनी मूव हुए हैं ऑन चांस इन काटे वीज़ा एंड हमसे लोगों ने पूछा कैसे आए हो, कौन से वीज़ा पे, क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो इस सब की बात करेंगे अलॉन्ग विद कॉस्ट डिटेल्स, हमारा खुद का एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है। प्लस हम आपको बता दें कि हमने ये प्रोसेस खुद अपने से किया विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द एजेंट। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोसेस एंड टू एंड आप खुद से कैसे कर सकते हो, प्लस आपको क्या क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो जो हमने की थी, वो हम वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। एंड इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ब्लॉग अकाउंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो खुलवाना चाहिए कि नहीं। हमने ये पूरा प्रोसेस विदाउट एनी ब्लॉग्ड अकाउंट किया, तो वो भी हम आपको बताएंगे। एंड इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा वो भी आपको एंड में बताएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चांस इन काटे वीज़ा। सो चांस इन काटे वीज़ा, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा भी कहते हैं, वो आपको अलाउ करता है जर्मनी में आना, यहाँ पर 1 साल के लिए रहना और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। दैट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। अब आप पूछोगे कि जॉब सीकर वीज़ा भी तो वही हुआ। तो येस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ जॉब सीकर वीज़ा, बट ये चांस इन काटे वीज़ा 2024 में जर्मन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। उससे पहले जॉब सीकर वीज़ा आया करता था। जॉब सीकर वीज़ा आपको 6 मंथ्स देता था, बट चांस इन काटे अब आपको 1 साल देता है। तो ये डिफरेंस है। देन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है जॉब सीकर वीज़ा में और अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा में। जॉब सीकर वीज़ा में आपको यहाँ पर आकर काम करने की कोई भी परमिशन नहीं थी, जो कि अब आपको, अगर आप चांस इन काटे वीज़ा में आते हो तो आपको यहाँ आकर 20 आवर्स अ वीक आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो पार्ट टाइम, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। दैट मीन्स कि आप जब यहाँ पर आकर अपने लिए फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होगे तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। जॉब सीकर में ऐसा नहीं था। जॉब सीकर में ऐसा नहीं था। द थिंग इज कि हमें जॉब सीकर वीज़ा के बारे में हमें इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि हमने अप्लाई भी किया था, हमें ग्रांट भी हुआ था एंड हमें नौकरी ऑलमोस्ट मिल गई थी। बट क्या हुआ, पूरी क्या स्टोरी थी, वो आपको टुवर्ड्स द एंड बताएंगे। सो स्टिक अराउंड। सो क्या मैं अभी जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ चांस इन काटे? नहीं, तो अभी आप जॉब सीकर वीज़ा नहीं कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा अब बंद हो गया है। अब सिर्फ चांस इन काटे वीज़ा मिलता है जो कि 1 साल के लिए वैलिड है। तो अब बात करते हैं कि इस चांस इन काटे वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो। फर्स्ट तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान है, जो कि लोग ज़्यादा बात नहीं करते, पता नहीं क्यों। और सेकंड है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री एंड यूनिवर्सिटी दोनों ही रिकग्नाइज्ड है एनबिन से, जो कि एक पोर्टल है जो जर्मनी ने बनाया है, और उस पोर्टल पे आप जाकर अपनी यूनिवर्सिटी और अपना कोर्स चेक कर सकते हो। हम यहाँ पर आपको लिंक दे देंगे कि वो वैलिड है कि नहीं, रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। तो बाय रिकग्निशन वी मीन कि आप अपने एनबिन पोर्टल पे जाइए और एनबिन पोर्टल पे आपकी यूनिवर्सिटी दिखनी चाहिए और आपका कोर्स दिखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं आपको, तब तो आपकी लॉटरी लग गई। और आप तुरंत इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये आगे जाकर आपको यूज़ में आने वाला है। तो अब बात करते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री या यूनिवर्सिटी एनबिन पोर्टल में नहीं दिख रही तो क्या करें। अब घबराइए मत। तो आपके पास अब ऑप्शन है सेकंड सिस्टम का, जो कि है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। इसमें आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री वैलिड होनी चाहिए जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है, या फिर आपके पास एक वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 2 साल की स्टडी हो एटलीस्ट। इधर और मतलब या तो फर्स्ट हो आपके पास कोई डिग्री, या आपके पास अगर वोकेशनल डिग्री है वो भी चलेगी। हाँ, बट इनके साथ आपको देना पड़ेगा एक जैप सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल एजेंसी है जो दूसरी कंट्री की पढ़ाई को रिकॉग्नाइज करती है और इवैल्यूएट करती है। तो आपको उनके पोर्टल पे जाना होगा, हम लिंक ऊपर मेंशन कर देते हैं, और वहाँ जाके एप्लीकेशन डालनी होगी कि ये मेरा रहा कोर्स और ये रही मेरा यूनिवर्सिटी, आप रिकॉग्नाइज करके हमें दो। इसमें उनके पोर्टल पे अराउंड 3-4 मंथ्स का पीरियड बताते हैं वो लगता है, बट हमारे हिसाब से वो काफ़ी बढ़ चुका है, 5-6 महीने जा चुका है। एंड एक्सपेंसिव भी होता है वैसे। यस, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप सबसे पहले अपनी रिकॉग्निशन के लिए डाल दीजिए। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज स्किल्स की। सो घबराइए मत, जर्मन आना ज़रूरी नहीं है। आप दिखा सकते हो अपनी नॉलेज इन इंग्लिश
B2 लेवल तक का, जो कि 6 बैंड होता है लगभग आइल्स में, या फिर आपको बेसिक जर्मन अगर आती हो A1 लेवल की, तो वो भी हेल्पफुल हो सकती है। ईदर और है इस केस में। यस, तो आप अपना जैसे आइल्स का सर्टिफिकेट होता है, टोफल भी वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बट वो पियर्सन का कोई एक टेस्ट होता है छोटा सा, वो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि वो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, यस, ओके, सो मुझे नहीं पता था, तो आप भी नोट कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो। सो इन 2 चीज़ों के अलावा और भी पैरामीटर्स हैं जिसपे कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि हो गया एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका प्रीवियस टाइज टू जर्मनी, आप पहले रहे हो या पढ़ाई करी हो। लेकिन अगर आप रहे हो तो एटलीस्ट 6 महीने रहे हो तभी वो कंसिडर करते हैं, तभी शायद एक पॉइंट देते हैं अगर आप एटलीस्ट 6 महीने रहे हो। हाँ, बट ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करने के लिए देयर इज़ अ वेबसाइट जो हम ऊपर लिंक कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाओ और अपने सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर करो और आपको लास्ट में जाकर एक पॉइंट मिलेगा। अगर वो पॉइंट 6 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। आई एम श्योर आप भी सोच रहे होगे कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, हमने कैसे किया। तो हम जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारा बोथ कॉलेज, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिग्री और यूनिवर्सिटी दोनों एनिबल पोर्टल पे थी, तो हमने तुरंत उसका कॉपी निकाला और अपनी फाइल में लगा। ओके, तो अब एलिजिबिलिटी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होता है। आप एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से भी पहले हमारा सजेशन है कि आप सीधे अपने आप को वेटिंग लिस्ट में डाल दो। बट मैं आपको बता दूं कि उसमें वेटिंग टाइम कहीं पर लिख कर नहीं आता। आप अपने आप को VFS में लॉगिन बनाओगे, रजिस्टर करोगे, जब आप अपॉइंटमेंट लेने जा रहे होगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि वेट लिस्ट कर लो अपने आप को, और वहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं देंगे वो कि कितना टाइम एक्चुअल में लगने वाला है। हमें करीब 1.5 महीना लगा था, बट हमने जब अप्लाई करा था जब नया नया आया था, बट अभी शायद 2-2.5 महीने रहते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल पेशेंट रहें, आपके पास ज़रूर ईमेल आएगा। तो प्रोसेस ऐसा है कि आपने पहले अपने आप को वेट लिस्ट किया, वेट लिस्ट करने के बाद आपको VFS से या जर्मन एम्बेसी से एक ईमेल आएगा और वो आपको बोलते हैं कि स्लॉट्स ओपन है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, बट वो आपको सिर्फ 48 आवर्स का टाइम देते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो लेट्स से अगर आज मेरे पास वो ईमेल आता है, वो सिर्फ वैलिड रहेगा 48 आवर्स, और उस 48 आवर्स में जो जो मुझे डेट्स दिख रही होंगी, लेट्स से नेक्स्ट 10 दिन की डेट है या नेक्स्ट 20 दिन की डेट है, उस पर मैं अपॉइंटमेंट बुक कर लूँगा। तो रीज़न हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप तुरंत ही अपॉइंटमेंट बुक कर लो, क्योंकि एक तो इसमें टाइम लगता है एंड सेकेंडली ये आपके पास फिर टाइम बचता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि लंबी लिस्ट है, वो इकट्ठा करने में आपका इनफ टाइम लग जाएगा, एंड जब आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है तो आपके पास सब कुछ रेडी होगा। सो नेक्स्ट है क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अपना चांसन काटे वीज़ा के लिए। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स, हम ऊपर पूरी एक चेकलिस्ट डाल देंगे। आई एम श्योर कि उसमें से सारी चीज़ें आप कर लोगे, बट देयर आर 3 थिंग्स जो हमें लगता है बहुत ही क्रिटिकल है आपकी अपॉइंटमेंट के लिए, एंड हमें लगता है इसकी वजह से काफ़ी लोगों को रिजेक्शंस भी आते हैं। यस, तो हम उस 3 थिंग्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके, सो दैट आपको रिजेक्शन ना आए और आप फुली प्रिपेयर्ड रहो इसको एस करने के लिए। तो पहले बात करते हैं हम मोटिवेशनल लेटर जो इसने लिखा था और बहुत ही अच्छा लिखा था। मोटिवेशनल लेटर में आपको ये बताना पड़ता है कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं जाना चाहते हो, बहुत ही स्पेसिफिकली ये लिखना पड़ता है वहाँ पर। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें ये भी बताना पड़ता है कि आप किस एरिया ऑफ वर्क में आप एप्लीकेशन कर रहे हो और आपकी पढ़ाई आपने किस चीज़ों में करी है, और वो बहुत ही टेम्पटिंग होना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को पढ़ने के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना मोटिवेशन लेटर बहुत ही अच्छे से बनाओ। इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं, एक लेटर ही तो है, बट मतलब थॉरली एक एक लाइन को वो रीड करते हैं। बट टू हेल्प यू हम आपको अपना मोटिवेशन लेटर जो हमने यूज़ किया था, जो इसने बनाया था, वो हम यहाँ पर लिंक कर देंगे, सो दैट आप उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए मोटिवेशन लेटर ड्राफ्ट कर पाओ खुद से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ब्लॉक्ड अकाउंट है, क्या मुझे ब्लॉक्ड अकाउंट करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कितने का करवाना चाहिए, आपने करवाया था कि नहीं, ये सारे आंसर्स हम करेंगे अभी। अब जिन लोगों को नहीं पता ब्लॉक्ड अकाउंट होता क्या है, तो वो हम आपको बता देते हैं।
जर्मनी आने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर 1 साल रह रहे हो, तो जर्मन गवर्नमेंट आपसे ये देखना चाहती है कि 1091, इफ दैट नंबर इज करेक्ट, 1091 पर मंथ यूरोज आप यहाँ पर इस्तेमाल होंगे आपको कम से कम यहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो वो आपके अकाउंट में चेक करना चाहते हैं कि आपके पास 12 मंथ्स का विच इज अराउंड 13,000 यूरोज आपके अकाउंट में है कि नहीं, और उसको दिखाने के लिए वो एडवाइस करते हैं कि आप एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाओ। ब्लॉक्ड अकाउंट ऐसा होता है कि आप अपने पैसे इंडिया से ट्रांसफ़र करते हो एक जर्मन बैंक अकाउंट में, जो वो यहाँ आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब आप यहाँ पर आओगे तो वो थोड़े थोड़े मंथ के पैसे रिलीज़ आपके अकाउंट में करेंगे जो आपको यूज़ कर पाओ। अब हमें इससे बड़ी दिक्कत थी, और किसी को भी होगी, कि हम आपको अपने पैसे क्यों दे दें जब हमें वीज़ा ही नहीं लगा। तो हमने काफ़ी डिटेल्ड थॉरो रिसर्च करी और डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा। बट आप यहाँ देखोगे ऊपर, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ब्लॉक्ड अकाउंट और योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स। तो हमने सोचा कि हम एक बारी चांस लेते हैं। हमने अपना सेविंग्स अकाउंट यूज़ किया। अब वो सेविंग्स अकाउंट को आपको बहुत ही अच्छे से जेन्युइनली दिखाने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। अपने बैंक में जाओ और वहाँ पर जाकर स्टेटमेंट उनसे निकलवाओ और उसके ऊपर साइन और अटेस्ट करवाओ जो आपके ओवरऑल पिछले 6 महीने। उनको भरोसा तभी होगा कि ऑथेंटिक जेन्युइन स्टेटमेंट्स हैं अगर वो अटेस्टेड हो बैंक ऑफिसर से। यस, तो ऐसा हो सकता है जो 11.5-12 लाख, मतलब थोड़ा हायर साइड ही रखना, आप 12.5 लाख के करीब लेके चलना, वो लोगों के अकाउंट में एट प्रेजेंट ना हो और वो लोगों से बोरो करें या इवन अपने ही अकाउंट से एक अकाउंट में डालने की कोशिश करें। तो हमारा एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी चीज़ एकदम से बल्क अमाउंट कहीं से आ रहा है तो उनको उस पर भी शक हो सकता है। तो अगर आप किसी से बोरो कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट पीरियड्स पे करें, एक साथ मत करें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी से पैसे बोरो कर लिए सिर्फ दिखाने के। तो अब लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप 1-2 लोग कपल जा रहे हैं जैसे हम दोनों हैं, तो क्या 13 लाख में हो जाएगा हम दोनों का? सॉरी, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको अलग अलग अपना 12 लाख दिखाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स। यस, तो आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिखानी है, क्योंकि हमने जो आपको अमाउंट बताया 1091 यूरोज, वो यहाँ पर एक इंसान की रहने की कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट, इसलिए वो आपसे अमाउंट बोलते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आपके पास कहीं आपके पैसे FD में रखे हुए हैं या आपके पास म्यूचुअल फंड्स में लगे हैं या किसी भी जगह पर वो पैसे लगे हैं, ऑल्दो वो ये कहीं पर नहीं लिखते अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, बट आप अपनी खुद की नेटवर्थ दिखाने के लिए आप वो लगा सकते हो। आप वीज़ा ऑफिसर को बोल सकते हो कि येस, मैं ये भी एक्स्ट्रा पेपर आपको देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसको रखो। वो आपको मना नहीं करेंगे। अगर मना कर भी रहे हैं तो यू जस्ट इंसिस्ट एंड लेट देम कीप इट। तो हमने भी किया था, हमने अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट और अपने सेविंग्स अकाउंट दोनों लगाया था। आप वो भी दिखा सकते हो, अपना PPF भी दिखा सकते हो कि मेरा ये भी इन्वेस्टेड अमाउंट है। बट जो भी हम ये बता रहे हैं, दिस इज ओवर एंड अबव ऑफ 12.5 और 13 लाख रुपीज जो हम कह रहे हैं रखने के लिए अपने अकाउंट में। एंड हमने इनफैक्ट कई बार नोटिस किया है कि वीज़ा ऑफिसर ने कई बार पूछा कि मेरे को ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाओ, एंड लोग ना घबरा जाते हैं कि अच्छा ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है, हमें तो पता ही नहीं है, कितने पैसे, सारे पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। और ये नोटिस कैसे किया कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, अपना वीज़ा ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके सामने इंटरव्यू कर रहे होते। तो हमने कम से कम, जब तक हम वेट करते रहते, हमने 10-15 लोगों का इंटरव्यू सुना भी है। तो आप सुन सकते हो कि क्या बोल रहे हैं, क्या जॉब करते हैं, कितनी सैलरी है, सब कुछ सुनाई देता है। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको उससे बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी 10-15 लोग जो उस रूम में थे उसका एक्सपीरियंस है। yes. हाँ, तो हमारा सजेशन ये है, क्योंकि उनकी खुद की वेबसाइट पे एक छोटी जगह लिखा हुआ है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट्स दिखा सकते हो, तो जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे पास ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं है, मेरे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रूफ है, ये मेरा ITR है, थिंग्स लाइक दैट, जिससे आपका नेटवर्थ प्रूफ हो। साउंड लाइक कि आप बहुत रिसर्च करके आए हो और आप ये काम खुद कर रहे हो, वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग की तरफ, विच इज़ इंश्योरेंस। जर्मनी में रहने के लिए इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ जर्मन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंश्योरेंसेस को लेकर। ऐसे तौबा करोगे कि भैया इतना महंगा, मतलब होना भी चाहिए जर्मन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट, क्योंकि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी हो जाता है तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, तो इसलिए इंश्योरेंस मैंडेटरी है।
यस, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश कर रही हैं फॉर दिस वीज़ा एंड फॉर जर्मन इंश्योरेंसेस, बट हम इंसिस्ट करेंगे कि आप एक जर्मन कंपनी का ही इंश्योरेंस लीजिए। हमने लिया था विच वाज डॉक्टर वॉल्टर का इंश्योरेंस। डॉक्टर वॉल्टर के इंश्योरेंसेस को एक डिफरेंट कंपनी जो कि उससे ज़्यादा फेमस है, एक्सपैट्रियो, आपने सुना होगा, एक्सपैट्रियो भी सेल करता है। बट मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप एक्सपैट्रियो के थ्रू ना जाकर, क्योंकि वो बहुत सारा अपसेल करने की कोशिश करते हैं। एक्सपैट्रियो के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको ब्लॉक्ड अमाउंट ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश करेंगे और फिर दुनिया भर की चीज़ें सेल करने की कोशिश उस टाइम पे बहुत ही हैसल हो रहा था हमें, मतलब बिकॉज इट एड्स अप टू योर कॉस्ट, और हमें ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खुलवाना था, तो काफ़ी चैलेंजिंग था उस टाइम पे। तो आप डॉक्टर वॉल्टर का इंश्योरेंस लीजिए, वो आपको वीज़ा रिजेक्ट होने में आपको बचाएगा, क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्टेड है इन जर्मन एम्बेसी। एंड मैंने ऐसे केसेस सुने हैं, ऑल्दो ये स्टूडेंट का केस था कि उसने कोटक से इंश्योरेंस कराया था अपना, एंड उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया बिकॉज कहीं पर वो छोटा सा लिखा हुआ था उन्होंने कि ये इंश्योरेंस आपका सही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर वॉल्टर का इंश्योरेंस लें। हमें डॉक्टर वॉल्टर का इंश्योरेंस अराउंड 38,000 से 40,000 के बीच में पड़ा था पर पर्सन। तो ये आपकी एक कॉस्ट है। एंड ये वीज़ा टाइम पे रिक्वायर्ड है। जब अपने डॉक्यूमेंट्स आप दोगे तो वो मैंडेटली पूछते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। तो इरिस्पेक्टिव, अभी तो आपका वीज़ा नहीं आया होगा बट आपके पास इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगा। जब आप डॉक्टर वॉल्टर की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर वो आपसे ये पूछेंगे कि कौन से डेट से ये इंश्योरेंस स्टार्ट हो, तो आप एक टेंटेटिव डेट उनको दे दो। लेट्स से आपको लगता है कि आज से 4 महीने बाद मैं जर्मनी में हूँगा, आप वो डेट दे दो। जब आप एक्चुअल में आपके पास वीज़ा आ जाए और जब जर्मनी एंटर करने जा रहे हो आप, तब आप डॉक्टर वॉल्टर को ईमेल करो और ईमेल करके उनसे बोलो कि मैं एक्चुअल में इस डेट पे एंटर करूँगा, तो आप मेरा टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। तो आपको तुरंत 24 आवर्स में ईमेल आ जाएगा कि आपका इंश्योरेंस का टाइम एक्सटेंड हो चुका है। तो जस्ट ये है कि आपका अपना मोटिवेशन लेटर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंश्योरेंस सब कुछ इन प्लेस होना चाहिए। अगर ये आपका सब कुछ सॉलिड है तो वी आर श्योर आपका वीज़ा कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, वीज़ा ऑफिसर भी नहीं। और नाउ दैट हमने आपको सारी अंदर की चीज़ें बता दी हैं, तो आप ये सब चीज़ें के लिए ओवर प्रिपेयर्ड रहना और बिल्कुल ही तहलका मचा देना वीज़ा ऑफिसर के सामने। ओके, तो अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। अब बारी है हेड करने की वीज़ा ऑफिस पे। बट आप याद रखना, डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज बनानी होती हैं और हमें बहुत ज़्यादा आदत है स्टेपल करने की, तो कोई भी डॉक्यूमेंट स्टेपल मत करना, नहीं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वापस से खुलवाएंगे। तो ये करने के बाद 2 कॉपीज लेकर निकल पड़ो अपने एम्बेसी के लिए। हम तो दिल्ली एम्बेसी गए थे। एंड इनफैक्ट हम जब जॉब सीकर के लिए गए थे तो विंटर में गए थे। भाई साहब, मतलब आपको लगता है कि थोड़ी तो आपको इज्जत देंगे, अंदर बिठाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एकदम जेल टाइप का लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपको बाहर बैठना होता है। बाहर मतलब आई वाज लाइक कि क्या बेइज्जती हो रही है भाई साहब। एंड वो भी ठंड के टाइम पे बाहर बैठ रहे थे, एंड एक बारी तो हल्की बारिश भी हो रही थी। तो अपॉइंटमेंट वीएफएस पे नहीं होते बाय द वे, जर्मन एम्बेसी के खुद के ऑफिस पे होता है। हाँ। जो कि शांतिपथ में है दिल्ली में। और हमने सर्दी में जॉब सीकर वीज़ा के लिए गए थे और गर्मी में हम गए थे अपने चांसन कांटे के लिए। तो हमने सर्दी गर्मी सारी गुजारी है वहाँ पर। ऐसे नहीं बाल सफ़ेद हुए हैं। सो फाइनली आपकी बारी आ जाती है, आप अंदर घुस जाते हो, अपना लॉकर में सामान रख देते हो एंड यू एंटर द मेन एरिया, जहाँ पे वैसे आपको एक टोकन देते हैं कि कौन से काउंटर पे जाना है। हमारे केस में 2 काउंटर्स थे, 3 और 4, तो आपको काउंटर नंबर दे देंगे कि आपका वीज़ा ऑफिसर कहाँ पे बैठा होगा, आपका इंटरव्यू कहाँ पे होएगा। तो आप वो टोकन लेके अंदर जाओगे और वहाँ पर लेट से 8-10 लोग बैठे होंगे और धीरे धीरे एक विंडो पे बुलाया जाएगा उनको। आपके सामने, मतलब आप भी सुन पाओगे बहुत सारी चीज़ें। उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका हम आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत, जिस सबसे अलग अलग पूछते हैं, बट यूजुअली कुछ उनके कॉमन क्वेश्चंस है जो उन्होंने हमसे भी पूछे थे। पहला क्वेश्चंस तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हो,
आपकी सैलरी, प्रेजेंट सैलरी पूछते हैं, और आपको जो भी आप अपना सैलरी का डॉक्यूमेंट दे रहे होगे वो दिखाने को बोलते हैं कि अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, तो आप अपना पे स्लिप उनको दिखा देना उस टाइम पे। वाई जर्मनी ओनली ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं। एंड आप जो काम कर रहे हो जिस भी फील्ड में हो उससे रिलेटेड भी वो कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट हम दोनों मार्केटिंग में काम करते हैं और हम टेक्निकल मार्केटिंग का काम करते हैं, ऑल्दो उनको टेक्निकल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो वो हमारी पढ़ाई देखकर हमसे कुछ कॉमर्स के, मेरे से तो अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछने लगे थे। तो ऑल्दो मुझे आंसर्स पता थे तो मैंने उनको बता दिया, बट आप थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में प्रिपेयर करके जाना, वो आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑल्दो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। बट वो आपको डिस्क्राइब करने को बोलते हैं कि आप एक्चुअल में क्या काम करते हो, तो आप वैसे ही डिस्क्राइब करना जो आपने अपनी CV में लिखा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जल्दी सब नोट कर रहे होते हैं, तो आप जो भी चीज़ बोलोगे वो नोट कर लेंगे। एंड वो भी देखना कि आपका जो एजुकेशन है एंड जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मैच करना चाहिए, बिकॉज वो आपसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि क्या आपका एजुकेशन इज इन द सेम फील्ड जिसमें आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। yes. एक और क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि आप जर्मनी में जाके कहाँ पे रहोगे, आपको क्या पता है जर्मनी के बारे में। कहाँ पे रहोगे इसको आंसर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना पड़ेगा, कोई आप एक booking.com से बुकिंग कर लो और पूरी कम से कम मतलब 6-7 महीने की तो कर ही लेना। आई वुड सजेस्ट कि आप 1 साल की कर लो, ऑल्दो रिफंडेबल करना, ध्यान से देख कर। एंड याद रखना कि वो कैंसिल भी करनी है और जिसमें कोई भी आप प्री पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप booking.com पे जाओ, वहाँ पर नो प्री पेमेंट नीडेड ऐसा करके लिख कर आता है, और एक सेकेंड ऑप्शन आता है कि रिफंडेबल। तो वो दोनों चीज़ें करके आप प्रिंट आउट निकाल लो और उनको कहो कि हम इस जगह पर रहेंगे, तो 2-3 आप ऐसे करके 3 मंथ्स का बनाकर उनको ले जाओ, और याद करके जाना। मैं एकदम से भूल गया था वहाँ पर जब गया था। वो पूछते हैं कि कहाँ पे रह रहे हो, मतलब आपका होटल नेम भी आपसे पूछते हैं, जस्ट टू क्रॉस चेक। तो रेसिडेंस प्रूफ का एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप बोल सकते हो कि मैं किसी फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ होटल, तो उसमें आप को अपने फ्रेंड का इनविटेशन या कोई प्रूफ दिखाना पड़ता है कि उन्होंने इनवाइट किया। देखो, आई वुड सजेस्ट ये एक और पीस ऑफ पेपर हो जाएगा कि उनसे पेपर जाकर मांगो, उससे बेटर है कि booking.com पे विदिन 2 क्लिक्स आप आराम से खुद की बुकिंग कर लो और वो दिखा दो, वो ज़्यादा बेटर है, आई वुड से, इन माय ओपिनियन। एंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वीजा ऑफिसर एंड आपको नहीं पता है, जस्ट से दैट कि यू डोंट नो दिस आंसर। अगर आपने मेंशन किया कि आपको जर्मन आती है तो उनको भी आती है, वो भी आपसे फिर जर्मन में बात करते हैं, आपका टेस्ट सॉर्ट ऑफ लेते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपने सच लिखा है। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो देयर वाज वन पर्सन, उसने बोला कि हमें जर्मन आती है, उसने शायद कोई भी जो बेसिक लेवल होता है वो सीख लिया होगा, उसने बोला कि हाँ मुझे आती है। तो उस टाइम पे तुरंत जो उधर से वीज़ा ऑफिसर था, ऑल्दो वो होते इंडियन ही है, बट वो तुरंत उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया इन जर्मन एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर। तो फिर वो कहता है कि नहीं अभी मैंने बस बेसिक ही सीखा है। तो वीज़ा ऑफिसर ने बोला कि अगर आपने बेसिक सीखा है तो वो बताओ कि बेसिक सीखा है, आप पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो। सो ये आपका बेसिकली इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर आप अपना लॉकर से सामान लेते हो एंड यू गो बैक। बट रिमेंबर कि जो हमने आपको टोकन बताया था, वो टोकन पे आपको वो लिख कर देते हैं कि नेक्स्ट इस डे पर आप आना अपना पासपोर्ट वापस पिक करने के लिए। तो जब तो उसकी वो एक डेट लिख कर दे देते हैं और उसके ऊपर सर्कल कर देते हैं। और ये जो टोकन है एक छोटा सा पोस्टिट वाला नहीं होता, वो होता है स्टिकी नोट होता है। उस स्टिकी नोट को आपको संभाल के रखना है फॉर लाइक जब तक आपका टाइम लग रहा है, 2-3 मंथ्स। और अगली बार जब आप गेट से एंट्री लोगे तो इसी टोकन को दिखाकर ही लेनी होती है। सो फाइनली हमें वीज़ा मिल गया एंड हम जर्मनी आ भी गए 1 वे टिकट लेकर। एंड आप सोच रहे होगे कि क्या सीन है यहाँ जॉब का, इज इट वर्थ इट, सही डिसीजन था कि नहीं, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि हमारे पास जॉब सीकर वीज़ा पहले भी था जो कि 6 मंथ्स का था, बट हमने, क्योंकि हमें हमेशा से लगता था कि जो 6 मंथ्स है वो काफ़ी कम है अपनी पूरी इंडिया में जॉब छोड़कर यहाँ पर आना और यहाँ पर सेटल होकर नौकरी ढूंढना, और यहाँ पे वो थोड़ा स्लो इंटरव्यूज़ लेते हैं, सब कुछ प्रोसेस काफ़ी स्लो है। तो हमने सोचा था कि हम इंडिया में बैठकर अप्लाई करते रहेंगे और प्रॉब्ली लैंड कर लेंगे। विदाउट शाणे बन रहे थे हम। विदाउट डाउट हमने बहुत अच्छी कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए। इनफैक्ट कुछ तो हमने क्रैक भी कर दिए थे, एंड राउंड पे डिस्कशन ऑफ सैलरीज वगैरह तक। और शाने बनने में हमने ये भी किया हुआ था कि हमने अपनी CV पे यहाँ का जर्मनी का एड्रेस लिखा हुआ था, हमारा एक फ्रेंड यहाँ पे रहता है, उसका एड्रेस लिख दिया था हमने, तो हमें कॉल्स तो आ जाती थी
बट जब हम उन्हें बताते थे कि अभी हम इंडिया में ही हैं, जब आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे तब हम आएंगे, तो वो फिर रुक जाते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू लाइक रिलाई ऑन द अदर पर्सन कि आप अपना वीज़ा कराओगे फिर यहाँ पर आओगे। उनको थोड़ा हेजिटेशन होती है कि आप यहाँ की लाइफ में एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उनकी वजह से आप मूव कर रहे हो तो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। सो हमने ये नोट किया था जॉब सीकर वीज़ा के एक्सपीरियंस से, आपको जर्मनी में होना ज़रूरी है अगर आप इंटेंड करते हो कि आपको एक जॉब लैंड कर लो तो। एंड बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या आपको जर्मन आनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता है जॉब सर्च करने में। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मान लो 10 जॉब हैं अवेलेबल आपकी इंडस्ट्री में, उसमें से 5-6 तो होंगी जिसमें जर्मन रिक्वायर्ड होगा, बट फिर भी आपके पास 4 बच जाती हैं जिसमें वो इंग्लिश सीख कर रहे होते हैं, आप जिसमें अप्लाई कर सकते हो। ये मोस्टली इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं और उस इंटरनेशनल कंपनीज़ में जर्मन की ज़रूरत नहीं होती है और कंपटीशन भी हमने देखा है कि थोड़ा सा लो होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। प्लस मुझे उससे याद आया कि आप ये सब कुछ करने से पहले अपने लिंक्डइन पे जाना और लिंक्डइन पे जाकर अपने कीवर्ड्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ग्राफिक डिज़ाइनर और नीचे जर्मनी का आप लोकेशन फिल्टर लगाकर चेक करना कि कितनी जॉब्स आपको दिख रही हैं इन द लास्ट 1 मंथ, और देखना कि अगर आप यहाँ पर होते कि तो उसको उस पर अप्लाई कर पाते कि नहीं कर पाते। उसी से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम बहुत सारे बार देख रहे होते हैं कि लोग पोर्टल्स में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि यार क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ कि नहीं है। कोरा पे बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं वाई डोंट यू डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेकर। मैं कह रहा हूँ कि हम मार्केटिंग में हैं और यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई एम श्योर आपके डोमेन में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आप जाओ लिंक्डइन पे और आज ही अभी सर्च करो जाकर कि अगर आप यहाँ पर होते तो कहाँ कहाँ आप अप्लाई करते। एक और पोर्टल है जिंक, वो भी काफ़ी फेमस है, स्टेपस्टोन भी काफ़ी फेमस है, तो आप उन सारे उसमें प्रोफाइल बना लो अपनी, जिससे कि आपको थोड़ा सर्च करने में आसानी हो एंड एक ओवरऑल क्या मार्केट है जॉब की उसका आपको अंदाज़ा लग जाए। सो आप पूछोगे कि हमारी क्या प्रोग्रेस है जॉब को लेके। सो हमारे पास थैंकफुली अच्छे इंटरव्यूज लाइंड अप है, कई कंपनी से बात चल रही है, इनफैक्ट कुछ ऑफर्स भी आए थे, बट अभी हम इस टाइम पे थोड़ा चूजी हैं अपने क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अराउंड 10 मंथ्स बचे हुए हैं। यस, अभी सीनियरिटी को लेके, एग्जैक्ट जो पसंदीदा वर्क है उसको लेके, सैलरी पैकेज को लेके, तो लाइक ही मेंशन अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए हम थोड़ा चूजी होना अफोर्ड कर सकते हैं। एंड आप सोच रहे होगे कि जब जॉब लग जाएगी तो फिर कैसे, हाउ डज इट वर्क, चांसन कार्टे को कन्वर्ट करना पड़ता है किसी वीज़ा में, कैसे होता है? यस, तो जैसा कि हमने बताया चांसन कार्टे जब आप लेकर यहाँ आते हो तो आप अलाउड होता है आपको 20 आवर्स वर्क करना चांसन कार्टे पे पर वीक, बट उस पर आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर हम फुल टाइम की बात करें, जब आपके पास एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो आपको अपनी सिटी ऑफिस में जाना पड़ता है और उसमें जाकर अपने चांसन कार्टे को कन्वर्ट कराना पड़ता है इनटू अ वर्क वीज़ा और अ ब्लू कार्ड। वर्क वीज़ा और ब्लू कार्ड में ये डिफरेंस है कि ब्लू कार्ड उन लोगों को मिलता है जिनका एक सैलरी थ्रेशोल्ड उन्होंने बना रखा है विच इज़ अराउंड 48,000। करेक्ट मी इन द कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग। नहीं तो अगर आपकी सैलरी 48,000 से कम है तो आपको एक वर्क वीज़ा मिल जाता है, और इसको मिलने में जहाँ अलग अलग सिटी का अलग अलग अपना नॉर्म है, बट मैंने कहीं पर पढ़ा है कि 15-20 डेज़ लगते हैं आपको ये वीज़ा कन्वर्ट कराने में, और वो इंटरनली जर्मनी में ही हो जाता है, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया। ओके, तो अब आते हैं हमारे मिस्टेक्स वाले सेक्शन पे कि हमने क्या मिस्टेक्स की, क्या आप क्या अवॉइड कर सकते हो कि आपको हासिल ना हो बिल्कुल भी। तो स्पेसिफिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, एम्बेसी ने हमसे मांग लिया था और हमारे पास नहीं था। ये हमारी, मैं अपनी मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, ये वो ऊपर ओवर एंड अबव जाकर मांग रहे हैं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा था। वो डॉक्यूमेंट ये है कि आपकी जो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है उनको एक लेटर चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और फ्रॉम द कॉलेज जहाँ पे आपने पढ़ा है, स्टेटिंग कि ये डिग्री एक फुल टाइम कोर्स है और आपने वहाँ जाके क्लासरूम में बैठ के अटेंड किया है, बेसिकली आपका फिजिकल प्रेजेंस था। आप वो नहीं कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस लर्निंग। हमें चेक करना पड़ा, दोनों को याद नहीं आ रहा था। तो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स नहीं है, ये स्टेटेड होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें वापस आना पड़ा,
वापस जाकर अपने कॉलेज विज़िट करना पड़ा, अपने मास्टर्स के कॉलेज विज़िट करना पड़ा और उनसे ये डॉक्यूमेंट लिखवाना पड़ा। बट जब भी आप ये डॉक्यूमेंट लिखवाओ तो उसमें ज़रूर लिखवा लेना कि ये फुल टाइम कोर्स, ऐसा करके लिखवा लेना। मतलब फुल टाइम। हम फॉर्मेट आपको लिख के ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप सेम चीज़ उनसे लिखवा सकते हो। सो एक प्रो टिप जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, हमारी आदत है कि जो जो उन्होंने बोला हमने उनको सारे पेपर्स दे दिए और वो हमसे एक्स्ट्रा मांगते रहते हैं। तो आप, जैसा कि हमने अभी अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जो लेटर आपको कॉलेज से लिखवाना है वो एक्स्ट्रा वो मांगते हैं, तो आप उनको जाते ही मत दे देना, उसको आप रोक के रखना अपने पास, और वो जब मांगे तो उनको बोलना रुको 1 मिनट अभी निकाल कर आपको देता हूँ। तब आप दोगे तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, नहीं तो अगर आप पहले से दे दोगे तो वो कुछ ना कुछ और सोचकर एक नई चीज़ निकाल देंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना। एक और गलती जो हमने करी थी दैट वाज कि हम कैश नहीं लेकर गए थे। जो आपकी फ़ीस होती है वीज़ा की विच इज़ अराउंड 75 यूरोस, वो आपको कैश में लेकर जानी होती है। ओके, अब अपने फाइनल सेक्शन पे आते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस यूजुअली लोग पूछते हैं जिसमें डाउट होता है। सो पहला क्वेश्चन है, क्या वीज़ा मिलने पे हमें तुरंत जाना होता है जर्मनी? नहीं, तो आप लेट्स से आपका 1 सितंबर लिखा हुआ है, आपका डेट 1 सितंबर, और वो 1 साल तक वैलिड होगा, 1 सितंबर 2025 टू 31 अगस्त 2026। तो आपको यही आपका वीज़ा पीरियड है, इसी बीच आप जा सकते हो कभी भी। एंड इट डजेंट मैटर कि आप 1 महीने बाद जाओ या 2 महीने बाद जाओ, जब भी आप एंट्री करोगे, बट एक्सपायर वो 31 अगस्त को ही हो जाएगा। सो बहुत लोगों का एक और सवाल था कि जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी डिग्रीज रिकग्नाइज करवाते हैं अप्लाई करते टाइम, तो क्या हमें वर्क एक्सपीरियंस भी रिकग्नाइज करवाने की जरूरत है? तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब वो वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। नहीं, तो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करने जाओगे तो आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस लेटर से प्रूफ कर सकते हो उनको। आपको ये रिकग्निशन नहीं चाहिए किसी भी टाइप की, जो आपको डिग्रीज में चाहिए होती है। Exactly. And lastly, any tip जो हम और एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपनी इंटेंट प्रूव करने के लिए? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमने भी किया था कि आप लिंक्डइन पे, जो मैंने आपको बताया था कि अपनी प्रोफाइल बनाओ, लोकेशन जर्मनी लगाओ और अपने एप्लीकेशंस करना स्टार्ट कर दो। जब आप ये एप्लीकेशंस कर रहे हैं, नो डाउट कि बहुत जगह से आपको रिजेक्शंस आएंगे, बट जर्मनी में ऐसा होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन करते हो तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आती है। तो आप क्या करो, जब वो एक्नॉलेजमेंट आएगी को प्रिंट करके अपने पास रख लो, और जब आप एप्लीकेशन करने जाओगे तो ये जितने आपने एप्लीकेशंस किए थे उसको एज अ प्रूफ दिखाओ। इससे आपकी इंटेंट पता चलती है वीज़ा ऑफिसर को कि यार ये बंदा या बंदी इतने दिनों से ट्राई कर रहा है, सीरियस है, और वो सारा लगा दो आप जितना भी आपने एप्लीकेशन करी है। ठीक है। प्लस आप ये भी कर सकते हो, जैसे हमने भी किया था, कि आप कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह यहाँ पर होती हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ की, उसको अटेंड करने के लिए वो ऑनलाइन भी होती हैं, तो वो ऑनलाइन अटेंड करने के लिए आपने एप्लीकेशन करी हुई है या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, वो भी प्रूफ में लगा दो। उससे भी आपकी इंटेंट दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो यहाँ पर आना, और आपका केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जैक्टली। एंड अगर आपका कोई थोड़े आगे राउंड भी बढ़ गए इंटरव्यू के, तो वो भी लगा दो कि आप इस राउंड तक पहुँच गए हो। I think this was very jam-packed with information. I hope आपको मज़ा आया हो, आपको सीखने को मिला हो, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। प्लस हमें ये पता है कि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, सबको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम ये सब कुछ एक वीडियो में आंसर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस हमें भेजो, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड आप किसी और टॉपिक पे और डीप जाकर कोई चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो हम वो वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। प्लीज बताओ हमें, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। आप, हमारी जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, आपकी ना हो तो इसलिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन, जितने हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करें। और हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना वीजा लो और यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि वी आर मिसिंग यू गाइस। एब्सोल्युटली। सी यू सून होपफुली। बाय बाय।